नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 16 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। आप लोगों को 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा, आपको पता होगा इसमें क्या है, वैकल्पिक है। 5 पेपर हैं, कोई भी आपको एक चुनना है, ठीक है, 5 में से। तो जो लोग पर्यावरणीय शिक्षा ज़्यादातर लोग रखते हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। एक प्रश्न है, आप लोग इसमें ध्यान रखना, जो प्रश्न कुछ संदेह रहता है उसको हम लोग बाद में फिर से हल करते हैं। किसी प्रश्न आपको संदेह रहे कमेंट सेक्शन में लोग जरूर बताएं। प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? ए बाबा आमटे, बी राजेंद्र सिंह, सी सुंदरलाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए बाबा आमटे। आप लोग ध्यान रखना, इसकी जो मुख्य आंदोलनकर्ता थी मेधा पाटेकर, मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। मेधा पाटेकर मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। लेकिन मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटेकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय और बाबा आमटे आदि शामिल थे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मेधा पाटेकर जी हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका नाम न देकर किसी का भी नाम दे सकता है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अनिल पटेल, बुकर सम्मान से सम्मानित अरुंधति राय, इस नाम को याद रखना। हो सकता है ये भी पूछ ले निम्न से कौन सा बुकर सम्मान से सम्मानित की गई है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। और बाबा आमटे जो भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? ए डॉक्टर की, बी शिक्षक की, सी मजदूर की, डी व्यापारी की। इसका सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए अर्नेस्ट हाइकल, बी रॉस, सी एडम, डी क्लार्क। सही जवाब हो जाएगा इसका ए अर्नेस्ट हैकल। अगला ध्यान रखना, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, जर्मन ओकेलोजियो शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में, सन को याद रखना, 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में किया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। अगर पुस्तक का नाम पता रहे तो अच्छी बात है, जनरल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में। अगर नहीं पता है तो सन को याद रखना, किस सन में, 1866 में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं में। ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का BD 205 इन्वायरमेंट एजुकेशन, क्योंकि वहाँ सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में योगा और इन्वायरमेंट का जो सेकेंड ईयर में पेपर है उसको फर्स्ट सेमेस्टर में रखा है। आंसर की अपलोड है, आप लोग जाकर देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न कम से कम 10-15 प्रश्न आ सकता है, ठीक है।
तो पारिस्थितिकी का अर्थ है जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, एजिटांसले। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजिटांसले 1935 में किया था। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, दोनों, ऊर्जा स्रोत, उत्पादक और उपभोक्ता अपघटक दोनों। अगला प्रश्न है, हरे पौधे हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, हरे पौधे क्या है? उत्पादक हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो दूसरे को निर्भर करते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर, मतलब उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादकों का दूसरा नाम है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, इस प्रश्न को महत्वपूर्ण है और एक बार चेक कर लेना। तो उत्पादकों का दूसरा नाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी हम लोग सी मान के चल रहे हैं, ठीक है, प्रकाशपोषी और स्वपोषी दोनों। हालांकि स्वपोषी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उत्पादकों का दूसरा नाम क्या है? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन स्वपोषी के कुछ प्रकार हैं, जैसे प्रकाशपोषी, प्रकाश उसमें हो जाता है, रसायन पोषी, रसायन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा दोनों हैं। तो हम लोग कभी कभी इसको प्रकाशपोषी भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं सी मान के चल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रकाशपोषी है ये स्वपोषी के प्रकार हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं। तो हम सी इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक बार आप उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है बी सही जवाब है तो बताइएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो उत्पादकों का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी। स्वपोषी के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी कौन होते हैं? ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है, ठीक है। और रसायन संश्लेषी कौन होते हैं? ऐसे जीव जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए। ध्यान रखना, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, हिरन हो गया, ऊँट हो गया, ये सारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, C.E. एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1927 में। पारिस्थितिकी पिरामिड उन जीवों का आलेखी निरूपण है जो क्रमिक पोषण स्तरों से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, संख्या पिरामिड, जैव मात्रा पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तीनों को नाम याद रखना, पूछ सकता है, पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी। अगर आप शिकार करते हैं तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है, ठीक है। अगर आप शिकार करेंगे तो जंतुओं की संख्या बढ़ेगी नहीं, तो ये गलत हो गया। और हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। और एक शब्द हमेशा कहता हूँ, जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में, जो बच्चे एग्जाम देने आते हैं उन्हें बताइए प्लीज़। और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पर जो भी बच्चे हैं आपके फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 20 जून से शुरू है, हम लोग हल करेंगे, जल्दी शुरू कर देंगे, जैसे आपका एग्जाम 205 हो जाएगा, स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ अपने जूनियरों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उन्हें भी लाभ हो आगे आने समय में। और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज़। प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। बहुत ही आसान है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कौन कौन से, जीव संख्या या पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के हैं, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के भाग हैं। वायुमंडल के भाग हैं, ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बी मध्य मंडल, बहिर्मंडल, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। 12 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, बहिर्मंडल। सबसे कम ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका
ए टाइफाइड। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का प्रकार नहीं है, नहीं है महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी नदियाँ। नदियाँ जो हैं ये ध्वनि प्रदूषित नहीं करती हैं। फैक्ट्री, यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, ये सारे ध्वनि प्रदूषित करते हैं। ये पांचों प्रश्न महत्वपूर्ण था, यहाँ से एक दो प्रश्न आएगा एग्जाम में श्योर। निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी पवन जो है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं। पारंपरिक मतलब जो चले आ रहे हैं, जो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सारे पारंपरिक ऊर्जा के। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन हो जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन अर्थात वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, और जल ऊर्जा भी रहेगा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी सभी। जागरूकता, जल संरक्षण, टिकाऊ विकास, सभी। अगला प्रश्न है विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की? सही जवाब हो जाएगा ए गाजर घास। अगला प्रश्न है सुंदरबन है किस राज्य में? सही जवाब हो जाएगा इसका बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी दांत को। अगला प्रश्न है ध्यान रखना फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। इस रोग में दांत धब्बेदार एवं अस्थियां विकृति हो जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? सही जवाब हो जाएगा सी लद्दाख। यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो रेगिस्तान कैसे बनता है वो पता ही होगा। एक तो आप बर्फ जमी तभी रेगिस्तान बन जाएगा, दूसरा जहाँ बारिश नहीं हुई जो राजस्थान में है ये क्या है सूखा रेगिस्तान है, लेकिन जो लद्दाख है वहाँ पर ठंडा रेगिस्तान क्योंकि बर्फ जमी रहती है। सी इसका सही जवाब है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है बायोगैस एक स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा ए मेथेन का। अगला प्रश्न निम्न में से क्या जैविक खाद है? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 26 का सी वाटर पार्क। वाटर पार्क क्या कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो मनुष्य बनाता है। नदी क्या है अपने आप बनती है, वन अपने आप, घास का मैदान अपने आप, लेकिन अलग आर्टिफिशियल बनता है। लेकिन जो वाटर पार्क है इसको हम लोग खुद बनाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है। जैसे तालाब हो गया ये सब अगर बनाते हो तो ये सारे आर्टिफिशियल में आते हैं, ठीक है। तो वाटर पार्क हो जाएगा। सही जवाब सी। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए ऊंट। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? सही जवाब हो जाएगा ए ह्यूमस का। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा ए वायु प्रदूषण। अदृश्य प्रदूषण है। सही जवाब हो जाएगा डी ओजोन क्षरण जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ये अदृश्य प्रदूषण है। अगला प्रश्न है नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा डी औद्योगिक अपशिष्ट बहने वाले। अगला प्रश्न है लगातार गहन कृषि से होता है? सही जवाब हो जाएगा बी मृदा की उर्वरता का घटना। अगर लगातार आप खेती कर रहे हैं धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है कम हो जाती है। जो शिफ्टिंग कल्चर होता है इसी तरह से रहता है। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड असम में होता है। उसमें क्या करते हैं वनों को काट के खेती करते हैं,
कुछ दिन, उसके बाद इसकी उड़द क्षमता कम हो जाती है तो कहीं और चले जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना जो प्रश्न जो यहाँ पर लिखा गया है वही सही है। कभी माइंड काम नहीं करता तो थक जाता हूँ, तो त्रुटि हो जाती है पढ़ने में, तो आप उसको ध्यान रख दिए, ठीक है। तो जो लिखा गया है वही सही है। प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है। सही जवाब हो जाएगा सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, फ्लोरोसिस। यदि फ्लोराइड की घुलनशीलता पेयजल में 10 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाए तो मनुष्य अस्थि फ्लोरोसिस से ग्रसित हो जाता है। ठोस अपशिष्ट के कारण होता है, ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, सभी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सभी। ठोस अपशिष्ट मतलब होता है जो घर में कचरे निकलते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ये सारे ठोस अपशिष्ट में आते हैं, ठीक है। इससे वायु प्रदूषण तो होता ही है, जहाँ फेंकते हैं जल में प्रदूषित हो जाता है, और जहाँ फेंकते हैं जमीन में प्रदूषित हो जाती है, तो सभी हो जाता है। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि सभी जो है पर्यावरण प्रबंधन में समस्या उत्पन्न करती है। भारत की राष्ट्रीय नदी है। सही जवाब हो जाएगा बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड इसलिए है, गंगा नदी किनारे जो शहर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा बहती है, तो इसलिए है। झारखंड में नहीं है तो झारखंड में नहीं है, झारखंड गंगा नदी किनारे नहीं है, तो इसलिए जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सही जवाब हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी समिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, विवादित थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, जनसंख्या वृद्धि। हमले रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से बड़ी मात्रा में निकलती है। सही जवाब हो जाएगा बी, मेथेन गैस। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो दलदली स्थान होता है वहाँ से मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। धान के खेत जो गोबर होता है जानवर को वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना आप लोग, दलदली स्थान जो है वहाँ से मेथेन निकलता है। अगला प्रश्न है, सारिस्का पार्क स्थित है। तो सारिस्का पार्क कहाँ पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका एक, केरल। पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन में क्या था, लोग वृक्ष काटते थे तो वहाँ आसपास जो लोग थे, जो आंदोलन करने वाले थे, वो वृक्ष को पकड़कर अपने मतलब चिपक जाते थे उसमें, काटने नहीं देते थे, बचाते थे उसको, इसलिए इसको चिपको आंदोलन नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरणीय समस्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, जनसंख्या विस्फोट, हम लोग देख चुके हैं। खरगोश है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्राथमिक उपभोक्ता। जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसको खरगोश कहते हैं, मतलब उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ। महत्वपूर्ण है, बीएड में पूछा जाता है, साथ साथ पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, जन सामान्य की अज्ञानता अर्थात अशिक्षा, सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है।
सही जवाब हो जाएगा बी। वनस्पति जो है ये जैविक कारक है। आप लोग ध्यान रखना, पारितंत्र के घटक दो हैं, कौन कौन से? जैविक, अजैविक, जैविक। अजैविक में क्या है? अजैविक 3 प्रकार के हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। भौतिक कारक में कौन कौन से है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब इत्यादि। और अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी। कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब जैविक घटक में क्या है? इसमें उत्पादक हरे पौधे आ जाएंगे उत्पादक में, उपभोक्ता जंतु आ जाएंगे, अब घटक सूक्ष्म जीव। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? सही जवाब हो जाएगा सी, 71%। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, खाद्यान्न फसल। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसका प्रश्न था हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसल से। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर श्वेत क्रांति होता तो दूध से हो जाता है। ठीक है, दोनों इस महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? सही जवाब हो जाएगा सी, सागर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हम लोग इसको देख चुके हैं, एजी टांसले थे। अगला प्रश्न है, जल, प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, अजैविक। देख लीजिए, हम लोग वही सेम चीज रिपीट किया गया है। पारितंत्र के घटक कौन कौन से? अजैविक और जैविक, बाकी जो उसके पार्ट है देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक अभिघटनीय प्रदूषक है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्लास्टिक। बाकी लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन ये सारे घटनीय हैं। विघटनीय, अघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, प्लास्टिक, डीडीटी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, डीडीटी महत्वपूर्ण है, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि। डीडीटी ध्यान रखना, और प्लास्टिक दोनों बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, साइलेंसर। प्लीज़ हमने रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। व्यू ज़्यादा आएगा तो हम मोटिवेशन मिलता है, हम लोग कंटिन्यू लगे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, फिर भी हम लोग आपसे जुड़े हैं, हमें भी पढ़ना रहता है, बट एग्जाम भी है, फिर भी आप लोग बार बार कहते रहे, कोशिश किया रहा है, वीडियो डालते रहे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें। आलू खाने वाला चूहा है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे जानवर हैं जो प्राथमिक उत्पादकों, जिसे प्रथम पोषी स्तर पर भोजन करते हैं। प्रकृति की सफाई करने वाले घटक हैं? प्रकृति की सफाई करने वाले हैं, सही जवाब हो जाएगा सी। अब घटक व अपमार्जक। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस है? सही जवाब हो जाएगा डी, 21 मार्च को। ठीक है, तो ध्यान रखना, 22 मार्च को क्या रहता है? जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये तीनों महत्वपूर्ण है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम है वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। जरूरी नहीं है बट पूछ सकता है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम क्या है? वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर है, इंडिया के दक्षिण में। दक्षिण मतलब बहुत ज़्यादा पीछे जाकर लास्ट में जो आता है ध्रुव है, उस पर पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर। प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही जवाब हो जाएगा सी, 16 सितंबर।
थीम पता हो तो ठीक, कोई बात जरूरी नहीं है, बट पूछ सकता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 थीम थी ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, विश्व पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग रखी गई है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सी, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखना, अनवीकरणीय पूछ रहा है, 68 का सही जवाब हो जाएगा ए, पेट्रोल। ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में है, तो ये क्या होते हैं? अनवीकरणीय में आते हैं, अतः ये अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। और नवीकरणीय में क्या है? वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया, मतलब बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वन हो गया, ठीक है, जल ऊर्जा हो गया, ये इत्यादि है। अगला प्रश्न है, प्रकृति संसाधन का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, मानव जो है प्रकृति संसाधन का नहीं है, वायु जल जंतु हैं। अगला प्रश्न है, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रीन गोल्ड। महत्वपूर्ण है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है। यदि आपके पास इन्वायरमेंट का घटना चक्र का पूर्वालोकन हो तो देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बाकी जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए तो आसान है, जो लोग नहीं भी करते कोई दिक्कत है नहीं। जो पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएगा। बाकी बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। आप बाकी देख चुके हैं 201, 202, 203, 204 में कितने प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, तो आप निश्चित रहे, बट आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर करें। जल संकट का प्रमुख कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा डी, वनारोपण जो है इससे अतिदोहन नहीं होता जल का, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरणीय संचेतना। अगला प्रश्न है, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, सियोफाइट्स। छाया में खिलने वाले अर्थात रहने वाले पौधों को सियोकाइट्स या साइकोफाइट्स कहा जाता है। इन पौधों को विकसित होने के लिए बहुत अधिक धूप और प्रकाश की जरूरत नहीं होती। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्रश्न संख्या जरूर डाल दिया करें। और बुक में मिल रहा है तो बुक में, गूगल पे है तो गूगल पे। पर्यावरण रखता है ए जैविकी कारक, बी अजैविकी कारक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण रखता है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, जैविकी और अजैविकी दोनों कारक। तो दोस्तों यह था BD 205 का फुल प्रैक्टिस सेट 4। अगला जो हम लोग हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 5। आप लोग बुक और मॉडल पेपर जितना उसके बार बार पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देख के जाइए। और ध्यान रखना, जो हम लोग हल कर रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न समाहित हैं, प्लस यूपी टेट सी टेट में जो प्रश्न आए हुए हैं, प्लस जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, उस सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और PDF दोनों प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए। हालांकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, मैं देखा हूँ, हर ग्रुपों में शेयर करते हैं। और जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैं देखा हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं कि सारे ग्रुप में जो शेयर करते रहते हैं, स्टेटस लगाते रहते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग इस तरह से इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।